नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ एवरेस्ट की चुनौती इस पाठ का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ के दूसरे भाग में हमने अध्ययन किए थे कि लेखक जो हैं आखिरकार काली चट्टानें खत्म होती हैं और येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था और इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। लेखक आगे कहते हैं कि अब मुझे सबसे बड़ी चिंता थी हिलेरी की चिमनी की, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार, पहले मिली जानकारी के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी, जो कि लगभग 10,000 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हमें कुछ चट्टानों तक पहुंचना था। यहाँ से एक आगे संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। संकरा सा मतलब एकदम पतला सा रास्ता हिलेरी की चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे। दक्षिण दिशा की ओर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से, बड़ी सावधानी से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। अर्थात उस पर बिना कदम रखे ही हमें आगे बढ़ना था। उन्हें देखकर बहुत डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया। जो बीच में थे रावत जी, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम दक्षिण की ओर न जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहें। जो कड़े चट्टान वाले भाग थे उसी पर ही हमारे कदम या पैर पड़ना चाहिए। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो कि नीचे से ढीली थी। अब बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो कि कमज़ोर थी नीचे से। कई बार तो हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता था। विद्यार्थियों, इस महान शिखर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अनेक बाधाओं का, अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्वयं की जान तक जोखिम में हमें डालना पड़ता है जब किसी चुनौती को स्वीकार करना है और अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते थे। सबसे ऊंचाई पे जाते हैं और जब नीचे हम देखेंगे तो डर तो अवश्य लगेगा। वैसे ही जब नीचे की ओर देखते थे तो थर्रा जाते थे। 3,000 मीटर तक गहरे गार थे। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए, जो कि हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। हम उसी के नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है। जिसने भी इस शिखर की चढ़ाई की है और जिसने भी हिलेरी की चिमनी तक अपना रास्ता तय किया है, वे सब इस हिलेरी की चिमनी से अवगत थे, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। जो चट्टानों और बर्फ के ढेरों के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं थी। चट्टान इतनी मतलब भयानक थी कि ना हाथ जमा सकते थे ना पैर। पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था, बहुत मुश्किल था। बाईं और भी ढलवान चट्टानें थी। बाईं ओर देखते हैं तो और भी ढलान वाली बड़ी बड़ी गहरी गहरी चट्टानें थी। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था, जिन्हें पार करना असंभव था। फूदौरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। हम में से फूदौरजी इस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। वह बार बार फिसल ही रहा था। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की। छोटी सी कुल्हाड़ी थी। तब उन्होंने
अपनी कुल्हाड़ी जोर से गोल घुमाई और बर्फ की चट्टान पर जोर से मारी और उसके सहारे वे ऊपर चढ़ रहे थे। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देते थे। कुल्हाड़ी के साथ ही उनके जो बूटों में कीलें थी उसको भी जोर लगाकर बर्फ की चट्टान में गाड़ देते थे और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन, मतलब कुल्हाड़ी, एक हाथ में कुल्हाड़ी, दोनों पैरों में जो बूट थे उनके कीलों को वह बर्फ में गाड़ देते हैं। इसके बल पर अपने शरीर का भार संतुलन करके वे ऊपर चढ़े। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलों को गाड़ देते थे और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में और गाड़ देते थे। इसी तरह उन्होंने यह चढ़ाई पूरी की। रावत उसे सहारा दिए था। फूदौरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे जा गिरते। अगर फूदौरजी ने थोड़ी सी भी गलती की और थोड़े से भी फिसल जाते तो हम तीनों के तीनों नीचे जा गिर सकते थे, क्योंकि तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे। आखिरकार फूदौरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गए और हमें दिखाई देना अब बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फूदौरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। शिखर की चढ़ाई करते हुए फूदौरजी, रावत और लेखक को जिन जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसका उल्लेख उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में किया है। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके, विश्राम करने के लिए। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते गए। अब आगे का रास्ता जो था वहाँ से ढलान कम होते गई और पहले की तरह ही बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर तक आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और हमारा संघर्ष और भी अधिक कठिन और तकलीफदायक होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती थी। चढ़ाई क्या कभी खत्म ही नहीं होंगी, ऐसा मेरे मन में विचार आता था। अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला था। मंजिल बहुत करीब थी, सफलता कदम चूमने वाली थी, लेकिन जो आखिरी के कदम थे वह एक एक कदम बहुत थका देने वाला था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। विद्यार्थियों, सफलता ऐसे ही आसानी से प्राप्त नहीं होती है। मैंने सोचा हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी लंबा, तकलीफदायक था। मन में अनेक विचार आ रहे थे, और कितना चलना है, और कितनी बाधाएं हमें झेलना है। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था। अब अंतिम समय आ गया था। मेरा मन और मेरा शरीर कहने लगा था, और कहीं भीतर से भी आवाज़ उठ रही थी। शरीर और मन पूरी तरह से थक चुका था कि अब आगे की चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन भीतर से ही और किसी एक कोने से आवाज़ आ रही थी, नहीं, आगे बढ़कर हमें चढ़ाई पूरी करनी ही है। अपनी मंजिल की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मिनट रहा होगा। शिखर 8,848 किलोमीटर की जो ऊंचाई थी, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बस केवल अब 15 मिनट ही होंगे, लेकिन ढाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह भाग अवश्य समझ में आ रहा है। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है? लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी?
लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी पाठ के चौथे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।